नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। श्रीलंका में तमिलों के साथ कथित भेदभाव और नस्लीय सफाई के आरोपों के बीच स्थापित अलगाववादी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम करीब 3 दशकों तक अपने आतंक और हमलों से श्रीलंका को दहलाता रहा। अपनी अलग राज्य की मांग को पूरा करने के लिए इस संगठन ने न केवल सबसे पहले आत्मघाती दस्ते की शुरुआत की, बल्कि हजारों निर्दोष लोगों के साथ ही कई राजनीतिक हस्तियों को भी मौत के घाट उतार दिया। एक दौर में लिट्टे का उत्तरी श्रीलंका पर पूरा नियंत्रण था और वहां उसकी समानांतर सरकार चलती थी। हालांकि श्रीलंका सरकार और सेना ने साल 2009 में मिलकर लिट्टे के मुखिया वेलुपिल्लई प्रभाकरण समेत लिट्टे का श्रीलंका से सफाया कर दिया। लेकिन लिट्टे समर्थक और अलग ईलम राज्य को चाहने वाले अभी भी दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो आज भी लिट्टे समर्थकों की मदद करते हैं। भारत सरकार ने भी माना है कि लिट्टे का प्रभाव भारत में भी है और उसके समर्थक भारत में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसे देखते हुए भारत ने लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि 5 साल के लिए और बढ़ा दी है। आज विशेष में बात करेंगे लिट्टे पर प्रतिबंध की, जानेंगे इसका इतिहास और कौन कौन सी बड़ी घटनाओं को इस संगठन ने अंजाम दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE पर लगे प्रतिबंध को जारी रखा है। सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए लिट्टे पर लगे बैन को आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि लिट्टे अभी भी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। केंद्र सरकार ने मंगलवार 14 मई को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईमल यानी LTTE पर भारत में 5 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने की नई अधिसूचना जारी कर दी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को गैर कानूनी संगठन घोषित किया। इसके लिए सरकार ने LTTE पर प्रतिबंध को लेकर अपनी 2015 की अधिसूचना को नवीनीकृत किया है। दरअसल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में LTTE पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने अपने गैजेट नोटिफिकेशन में कहा है कि LTTE श्रीलंका में स्थित एक संगठन था, लेकिन भारत में इसके समर्थकों, सहानुभूति रखने वालों और एजेंटों का उद्देश्य सभी तमिलों के लिए एक मातृभूमि तमिल ईमेल की स्थापना करना है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। ये गैर कानूनी गतिविधि के दायरे में आता है। इस वजह से LTTE को तुरंत प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित करना जरूरी था। इसका मतलब अगर आप उसकी वर्डिंग देखें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी रीजंस दिए हैं, उसमें वो कहते हैं कि जो डायस्पोरा है, जो बाहर श्रीलंका के तमिल लोग रहते हैं, यूरोप में, कनाडा में, US में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रो LTTE हैं, जो प्रो ईलम हैं और एक तमिल राष्ट्रवाद के बारे में वो बातें करते हैं। ये बात अलग है कि LTTE 10 साल पहले मिलिटरीली ख़त्म हो चुका है। जो एक वॉयलेंट जो एक मूवमेंट था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है उसमें उसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं अभी भी बचे हुए हैं वो। और केंद्र सरकार का ये मानना है कि वो लोग भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं और अगर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो वो शायद जो मिलिटेंसी है वो फिर से शुरू कर सकते हैं और वो भारत के हितों के खिलाफ हो सकते हैं। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि LTTE
यानी लिट्टे ने मई 2009 में श्रीलंका में अपनी हार के बाद भी ईलम की अवधारणा को नहीं छोड़ा है। उसके बाद भी ये संगठन यूरोप में धन उगाही और प्रचार गतिविधियों को अंजाम देकर ईलम के प्रति दृढ़ता से काम कर रहा है। इसके साथ ही लिट्टे नेताओं और कैडरों ने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को फिर से जिंदा करने में भी इस संगठन के लोग जुट गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि एलटीटी की जनता के बीच अलगाववादी प्रवृत्ति को लगातार बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में एलटीटी अपना समर्थन आधार बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके लिए एलटीटी इंटरनेट पोर्टल्स के जरिए विदेशों में रहने वाले लोगों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने एलटीटी पर आरोप लगाया कि वो अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर रहा है। इसमें एक बात ये देखने वाली है कि जब से गृह युद्ध खत्म हुआ है श्रीलंका में करीब 10 साल पहले, तब से ही एलटीटी एज अ मिलिट्री एंटिटी, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। और उसका कोई डायरेक्ट ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन जो रेमिनेंट्स हैं उनसे भारत सरकार को लगता है कि अभी भी भारत और उसके इंटरेस्ट को खतरा है। अधिसूचना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एलटीटी अपनी हार के लिए भारत को जिम्मेदार मानता है। इसे लेकर एलटीटी श्रीलंकाई तमिलों के बीच भारत विरोधी भावना को इंटरनेट पोर्टल्स में लेखों और अन्य सामग्रियों के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहा है। सरकार का मानना है कि इंटरनेट के जरिए अगर ऐसा प्रचार जारी रहता है तो भारत में अनेक वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगर आप देखें, तमिलनाडु पुलिस का क्यू ब्रांच है, जो नेवी है उनकी उनकी भी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं। तो ये जो श्रीलंका से जो आना जाना होता है उसके ऊपर तो कड़ी नज़र सरकार और जो राज्य सरकार है उनकी जो एजेंसीज पूरी तरह से बनाए हुए हैं। 10 साल में शायद थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था एलटीटी के अगेंस्ट, वो अभी भी लगभग वैसा ही कायम है और नज़र बनी हुई है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, हालांकि उन्होंने वायलेंस को त्याग दिया है, लेकिन एक पोटेंशियल ज़रूर है कि वो भारत में आकर ख़ास तौर पर तमिलनाडु में कुछ अपनी आइडियोलॉजी फैलाकर कुछ ग्रुप्स को हिंसा के लिए प्रोवोक कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने एलटीटी पर प्रतिबंध लगाने के विस्तार को उचित ठहराते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि लिट्टे कार्यकर्ता और उससे सहानुभूति रखने वाले लोग तमिलनाडु राज्य में मौजूद हैं और राज्य में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये लोग लिट्टे के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि लिट्टे से सहानुभूति रखने वाले लोग अभी भी तमिलनाडु में मौजूद हैं, जो एलटीटी के नेताओं और समर्थकों को सहयोग देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी एलटीटी का गठन 70 के दशक में हुआ था, जब ज्यादातर किसान परिवार आर्थिक सुधारों से बुरी तरह से प्रभावित थे। श्रीलंका का ये हिंसक अलगाववादी संगठन उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका को मिलाकर एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना चाहता था, लेकिन एशिया के इतिहास में एक अलग राज्य की मांग को लेकर गृहयुद्ध सबसे लंबे समय तक श्रीलंका में ही देखने को मिला। लिट्टे ने जिस तरह से नरसंहार और आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और भारत तक इसका असर देखने को मिला था। आइए नजर डालते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन में शुमार लिट्टे के इतिहास पर। उन्नीस 1970 के दशक का श्रीलंका उत्तर और पूर्वी क्षेत्र देश में लागू आर्थिक सुधारों से काफी परेशान था। इस इलाके में तमिल लोगों का दबदबा था। इसी दौर में तमिल लोगों में एक अलग तमिल राज्य की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। 1972 में वेलुपिल्ले प्रभाकरन ने तमिल न्यू टाइगर्स नाम का संगठन शुरू किया, जिसमें युवा स्कूली बच्चे शामिल किए गए थे। 1976 में संगठन का नाम बदलकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम रखा गया। 1976 में ही वेलिकाडे जेल नरसंहार को अंजाम देकर एलटीटीई एक कुख्यात संगठन के तौर पर मशहूर हो गया था। प्रभाकरन की टीम दुनिया के सबसे खतरनाक खुदकुश हमलावर के तौर पर मशहूर हो गई थी, जिसके लड़ाके
ताबीज में साइनाइड के कैप्सूल बांधकर चलते थे। प्रभाकरण के नेतृत्व में आत्मघाती दस्तों ने कई बार श्रीलंका की सेना और राजनीतिक नेताओं को अपना निशाना बनाया। इसकी शुरुआत जो हुई थी 70 के दशक में हुई थी, और जो पहला बहुत बड़ा अटैक किया था जिससे कि एलटीटी और प्रभाकरण का नाम आया, वो एक जाफना में एक पुलिस कॉन्वॉय को उन्होंने अटैक किया था, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे, और जिसकी वजह से बहुत भयानक वहाँ पर पूरे देश में एंटी तमिल दंगे भड़के, जिसमें कई तमिलों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, कई लोग देश छोड़ के भागना पड़ा, और उसके साथ साथ कई युवा युवतियाँ मिलिटेंसी के अंदर आ गए, क्योंकि जो भयावह रूप उन्होंने देखा वहाँ पर दंगों का, उसकी वजह से वो मिलिटेंसी में भी आ गए। 1980 के दशक के आते आते लिट्टे को विदेशों से समर्थन मिलने लगा था। हथियार खरीदने और दूसरे गतिविधियों के लिए एलटीटीई के पास पैसा विदेशों में रहने वाले तमिलों से आता था। इनमें से ज्यादातर पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले तमिल लोग थे। 2001 में ब्रिटेन द्वारा एलटीटीई पर प्रतिबंध लगाने तक संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लंदन में ही था, लेकिन पेरिस में एलटीटीई का कार्यालय 2002 तक ज्यादातर काम संभालता रहा। साल 2000 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एलटीटीई को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया था। वहीं उसके बाद से कई और देशों ने भी अपने यहाँ एलटीटीई की गतिविधियों और उसके समर्थकों द्वारा चंदा एकत्र करने पर रोक लगा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से एलटीटीई पर हिंसा का रास्ता त्याग कर बातचीत के जरिए अपनी समस्या सुलझाने का दबाव बनने लगा। साल 1985 में श्रीलंका सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता की पहली कोशिश नाकाम हो गई। वर्ष 1987 में सरकारी सेनाओं ने उत्तरी शहर जाफना में तमिल विद्रोहियों को और पीछे हटा दिया। सरकार ने एक ऐसे समझौते पर दस्तखत किए जिनके तहत तमिल बाहुल्य इलाके में नई परिषदों का गठन किया जाना था। आज़ादी के बाद जब एक पार्लियामेंट के थ्रू और डेमोक्रेटिक वे के थ्रू जब अधिकार मांगने शुरू किए, तो मिलिटरीली उनको क्रश करना शुरू किया गया। मुझे अभी याद है कि एक बार पार्लियामेंट में जब एक गांधीयन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी भी पुलिस ने उसमें बहुत बेरहमी से क्रैकडाउन किया था, और तब एक सोच आने लगी वहाँ पर तमिलों में कि अगर मिलिट्री और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है इनकी मांगों, अगर जब ये मांगे करते हैं तो उसको दबाने के लिए, तो एक मिलिट्री फोर्स की ज़रूरत है जो कि उसको टेक ऑन करे। और उसमें कई सारे जो युवा थे वो आगे उभर कर आए, जिन्होंने मिलिटेंसी, जो तमिल मिलिटेंसी है, उसको शुरू किया श्रीलंका में। इधर भारत के साथ भी श्रीलंका सरकार का समझौता हुआ, जिसके तहत 1987 में वहां भारत की शांति सेना की तैनाती हुई। साल 1988 में वामपंथी धड़े और सिंहलों की राष्ट्रवादी पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना ने भारत श्रीलंका समझौते के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसके बाद वर्ष 1990 में उत्तरी क्षेत्र में काफी लड़ाई को देखते हुए भारतीय सेना ने देश छोड़ दिया। श्रीलंका की सेना और पृथकतावादी तमिल विद्रोहियों के बीच हिंसा और बढ़ गई, लेकिन एलटीटीई इतना कमजोर नहीं था। इन्होंने आत्मघाती बेल्ट और आत्मघाती बम विस्फोट के आविष्कार को अपनी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। साल 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई, जिसके लिए तमिल विद्रोहियों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। जाफना कई सालों तक श्रीलंका गवर्नमेंट के पास रहा और एक आइलैंड की तरह था कि पूरा जो एलटीटी का एरिया था उसके अंदर एक श्रीलंका के प्रभाव का एक शहर होता था जो जाफना होता था। तो एक बहुत ऐसा एलटीटी संगठन था जिसने श्रीलंकाई सेना को कई बार चुनौती दी। एक बहुत बड़ा हिस्सा उस आइलैंड का उन्होंने कई सालों तक अपने पास रखा। श्रीलंकाई सरकार को कई बार 3-4 बार सीज फायर करके समझौता करना पड़ा उनके पास, और ऑलमोस्ट एक स्टेट प्लेयर की तरह उनसे बात करना पड़ा। जब IPKF हमारी फ़ौज वहाँ पर गई थी तो हमारे भी करीब 1250 के आसपास भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे एलटीटी के साथ संघर्ष में उस पीस को इम्प्लीमेंट करते वक्त। इसके बाद श्रीलंका सरकार के साथ प्रभाकरण से बातचीत के दौर की शुरुआत हुई। साल 2002 में हथियार छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई।
जाफना को श्रीलंका के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क 12 साल के बाद खुली। वर्ष 2002 के सितंबर में सरकार ने तमिल विद्रोहियों पर से प्रतिबंध हटा लिया, जो उनकी लंबे समय से मांग रही थी। पहले दौर की बातचीत थाईलैंड में शुरू हुई। दोनों पक्षों ने पहली बार युद्ध कैदियों की अदला बदली की। तमिल विद्रोहियों ने अलग देश की मांग छोड़ दी थी, जो एक बड़ी घटना थी। इसी साल दिसंबर में नॉर्वे में हुई शांति वार्ता में दोनों पक्ष सत्ता बंटवारे पर सहमत हुए और अल्पसंख्यक तमिलों को मुख्य रूप से तमिल भाषी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वायत्तता देने की बात हुई। साल 2003 में फरवरी में शांति वार्ता का अलग दौर बर्लिन में संपन्न हुआ, लेकिन अप्रैल में ही तमिल विद्रोहियों ने शांति वार्ता से ये कहते हुए हाथ खींच लिया कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। 2002 में शांति वार्ता के दौरान एलटीटीई के नियंत्रण में 15,000 वर्गमूल क्षेत्र था, लेकिन 2006 के शांति प्रक्रिया के पूरी तरह से असफल होने के बाद श्रीलंकाई सैनिक ने टाइगर्स के खिलाफ एक बड़ा आक्रामक कार्य शुरू किया। एलटीटीई को पराजित कर पूरे देश को अपने नियंत्रण में सरकार ले आई। टाइगर्स पर अपने विजय को श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे द्वारा 16 मई 2009 को घोषित किया गया और एलटीटीई ने मई 17, 2009 को हार स्वीकार कर लिया। 19 मई 2009 को ही सेना ने विद्रोही नेता प्रभाकरण को मार गिराया, जिसके साथ ही एलटीटीई का अंत मान लिया गया। हालांकि अभी भी इसके बचे हुए नेता दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं, जो एक बार फिर इस संगठन को खड़ा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिंघली और तमिलों के बीच जातीय संघर्ष के बीच उपजा लिट्टे संगठन अपनी आतंकी गतिविधियों से पूरी दुनिया में कुख्यात था। करीब 3 दशक तक अलगाववादी आंदोलन चलाने वाले लिट्टे ने इस दौरान अनेक बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस संगठन ने अपने आत्मघाती हमलों से कई मासूमों की जान ली, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी शामिल हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी एलटीटीई ने अपने गठन के बाद से ही आतंकी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। राजनीतिक महत्व और तमिल ईलम की स्थापना के उद्देश्य से गठित इस संगठन के कार्यकर्ता हर कीमत पर अपनी इच्छाओं को पूरी करने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या करने से कोई गुरेज नहीं किया। साल 1983 में एलटीटीई ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें श्रीलंकाई सेना के 13 सैनिक मारे गए। इसके बाद तमिल विरोधी दंगे भड़क गए, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही श्रीलंका के उत्तरी इलाके में तमिलों और सरकारी सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई। इनका अगर आप देखें तो पहले जो स्वरूप था उसमें वो लोग एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते थे कि जो श्रीलंकाई सेना है उनको एकदम सरप्राइज में लेते थे, कि उनको जब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई अटैक होने वाला है, उस तरह से वो लोग अटैक करते थे। जैसे कि अगर पहले आप देखें, जो पहला सुसाइड बॉम्बर था, एक कैप्टन मिलर उसका नाम दिया गया था संगठन में, तो वो उसने क्या किया था कि एक पूरे ट्रक में एक्सप्लोजिव्स भर के एक मिलिट्री कैंप में जाके उसको घुसा दिया था और उसमें काफ़ी सारे जो श्रीलंकाई सोल्जर्स थे वो मारे गए थे। तो एक तरह से और उसकी जब एक तरह से जो सफलता उन्होंने देखी, तो कई सारे और उन्होंने एक सुसाइड कार्डर्स बनाने शुरू किए। एलटीटीई की वजह से एक समय में श्रीलंका आतंकी हमलों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात था, जिसका चेहरा बना लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम प्रमुख वी प्रभाकरन। लिट्टे ने सिलसिलेवार ढंग से बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया। साल 1985 में महाबोधि हमला में लिट्टे ने अनुराधापुरा के एक मठ में 146 लोगों की हत्या कर दी। इसके अलावा 1987 में एलटीटीई ने श्रीलंका में एक बम धमाके में 113 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले को कोलंबो सेंट्रल बस अड्डा बम धमाका के नाम से याद किया जाता है।
इसी साल अलुथ ओया नरसंहार हुआ, जिसमें LTTE ने सिहली बौद्ध समुदाय के 127 लोगों को मौत के घाट उतारा था। वहीं 1990 में इस अलगाववादी संगठन ने कुट्टनकुड़ी में मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें 147 लोगों की जान गई। साल 1992 में पल्लिया गोडेला हत्याकांड में लिट्टे ने 285 लोगों की जान ले ली, जबकि साल 1996 में लिट्टे द्वारा किए गए सेंट्रल बैंक धमाके में 100 लोगों की जान गई थी। ये एक पहला आतंकवादी संगठन है जिसमें ब्लैक टाइगर्स बोल के एक अलग सुसाइड एक स्क्वाड होता था, जिनका काम ये होता था कि वो अपने ऊपर स्ट्रैप कर लेते थे और पॉलिटिकल राइवल्स को, मिलिट्री ऑफिशियल्स को, या जिनको वो एक समझते थे कि ये लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है, उसको टारगेट कर देते थे। इसके अलावा उन्होंने जो 9/11 में अमेरिका में जिस तरह से अटैक हुए थे, उससे प्रेरणा लेकर 2 चेक लाइट माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट्स भी लिए थे, जिसमें कि उन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया अपने एरिया में। इरवामेडू एक जगह है जो कि मुल्लैतीवू के आगे है। वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा एयर स्ट्रिप बनाया जिसमें एक रनवे था, और वहाँ से ये लोग रात को भी लॉन्च कर देते थे। तो ये एक एयरफोर्स उन्होंने अपनी बनाई इसके अंदर, और उसमें उनका इंटेंशन ये था कि इसके अंदर गोला बारूद भर के, जब आखिरी युद्ध हो रहा होगा तो गोला बारूद भर के सीधा किसी ऐसी जगह चले जाएं जैसे कि कोई रिफाइनरी हो या कोई बिल्डिंग हो, और उसको उड़ा दिया जाए। और उन्होंने कोशिश भी करी थी इसकी। तो ये एक ऐसा संगठन था जो ये जिसको आजकल हम फिदाइन अटैक कहते हैं या सुसाइड अटैक कहते हैं, उसको उन्होंने पायनियर किया था। उससे उन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचाई है। LTTE ने न केवल निर्दोष लोगों की हत्याएं की, बल्कि राजनीतिक हस्तियों को भी इसने अपना शिकार बनाया। लिट्टे ने साल 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और साल 1993 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी। दोनों ही हमलों में आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल किया गया। साल 1995 में लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना के विमान पर हमला कर उसे गिरा दिया। अप्रैल 1995 में ही लिट्टे ने श्रीलंका नौसेना के 2 नाव को डुबो दिया था। इसके अलावा 1995 से 2001 तक तथाकथित तीसरे इलम युद्ध के दौरान LTTE के अलगाववादियों ने श्रीलंका के साथ अनेक लड़ाइयां लड़ी। इस दौरान विद्रोहियों ने देश के केंद्रीय बैंक पर हमला किया, जिसमें 100 लोग मारे गए। इसके अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रिका कुमार तुंगे पर हमला किया, जिसमें वो बाल बची। साल 2004 में LTTE ने कोलंबो में एक आत्मघाती हमला किया, जो 2001 के बाद सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद अगस्त 2005 में LTTE ने श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादरगमर की हत्या कर दी, जिसके बाद श्रीलंका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। एक रूथलेस फोर्स थी। अपने जो राइवल्स होते थे उनको वो छोड़ते नहीं थे, बेशक वो तमिल हों, सिन्हली हों, आर्मी हों, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बहुत ही निर्ममता से वहाँ पर तमिल जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी मारा है। श्रीलंका सरकार के साथ जब LTTE की शांति वार्ता जारी रहती, उस दौरान लिट्टे के हमले कुछ कम हो जाया करते थे, लेकिन जैसे ही शांति वार्ता टूट जाती, उसके बाद ये अलगाववादी संगठन फिर से आतंकी हमलों को अंजाम देने में जुट जाता। साल 2006 में लिट्टे ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस हमले को दिगंपटाया नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें श्रीलंकाई सेना को निशाना बनाते हुए 120 नाविकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं जनवरी 2008 में मुनारगला जिले में एक बस में धमाका हुआ, जिसमें 23 लोगों की जान गई। लिट्टे द्वारा किए गए हमले में स्कूली बच्चे भी शिकार बने थे। इसके बाद जून 2008 में राजधानी कोलंबो में बम विस्फोट में 22 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये वो दौर था जब लिट्टे लगभग हर दिन हमलों को अंजाम देता था। इसी दौरान कोलंबो में देहीवेला रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई थी। मई 2009 में लिट्टे का आतंक खत्म हुआ जब वी प्रभाकरन मारा गया।
हालांकि लिट्टे के खात्मे के बाद भी श्रीलंका और भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में फैले इसके समर्थक अभी भी एक चुनौती बने हुए हैं, जिनसे लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।